दोस्तों बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक अपने टाइम का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस पैसेंजर शिप अपने पहले सफर पर निकलता है। ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क जा रहा था। इस शिप को अनसिंकेबल कहा जाता था, यानी एक ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता। लेकिन ये अपने पहले ही सफर पर निकला था कि 14 अप्रैल की रात 12 बजे के आसपास ये एक बहुत बड़े ग्लेशियर से जाकर टकरा जाता है और 2 साल से भी ज्यादा दिनों में बनने वाला टाइटैनिक सिर्फ 3 घंटे से भी कम समय में डूब जाता है। लेकिन टाइटैनिक को अनसिंकेबल क्यों कहा जाता था और इसके पहले सफर पर क्या हुआ था और आखिर ये डूब क्यों गया, आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। It took 3 years to build and less than 3 hours to sink. The most iconic shipwreck in history, the Titanic. RMS Titanic, the largest man-made moving object in the world. The unsinkable pride of the White Star Line left Southampton. The sinking of the Titanic is one of the most famous and tragic stories of all time. दोस्तों टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मेल शिप यानी आरएमएस टाइटैनिक था। ये एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर था जो एक व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जाता था। टाइटैनिक के बारे में जानने से पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये कैसे और कब बना और इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल दोस्तों 1900s की शुरुआत में ट्रांस अटलांटिक पैसेंजर ट्रेड हाईली प्रॉफिटेबल और कॉम्पिटिटिव था। उस समय की 2 चीफ लाइन थी, व्हाइट स्टार और क्यूनड। ये दोनों ही कंपनियां अपने आप को ज्यादा सुपीरियर दिखाना चाहती थीं और इसलिए इन दोनों के बीच एक तरह की रेस चल रही थी। इन दोनों की रेस में क्यूनड लाइन आगे निकल जाता है जब ये 2 नए शिप्स की शुरुआत करता है, ल्यूसिटेनिया और मॉरिटानिया। ये दोनों जहाज अपने समय के सबसे बड़े और सबसे तेज चलने वाले जहाज थे। ये जहाज अपनी बहुत तेज स्पीड के लिए जाने जाते थे। अपने राइवल को जवाब देने के लिए व्हाइट स्टार लाइन एक प्लान तैयार करता है जिसके अकॉर्डिंग ये कुछ लार्ज लाइनर्स का एक क्लास बिल्ड करेंगे जो अपने स्पीड के लिए नहीं बल्कि अपने कंफर्ट और लग्जरी के लिए जाने जाएंगे। और फाइनली ये डिसाइड किया जाता है कि ये 3 वेसल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे जिनका नाम होगा ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक। 31 मार्च 1909 को ओलंपिक पर काम शुरू होने के लगभग 3 महीने बाद टाइटैनिक के लिए भी काम शुरू हो गया और कुछ इस तरह शुरुआत होती है टाइटैनिक जहाज की। टाइटैनिक को बेलफास्ट शिप बिल्डर हार्लैंड एंड वुल्फ ने कंस्ट्रक्ट किया। ये एक ब्रिटिश शिप बिल्डिंग कंपनी थी। टाइटैनिक को थॉमस एंड्रयूज ने डिजाइन किया था जो हार्लैंड एंड वुल्फ के आर्किटेक्ट थे। टाइटैनिक की लंबाई लगभग 882 फीट यानी 269 मीटर, चौड़ाई करीब 92 फीट यानी 28 मीटर्स और इसकी हाइट करीब 175 फीट यानी 53 मीटर थी। टाइटैनिक के वजन की बात करी जाए तो इसका ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज 46,000 टन से भी ज्यादा था। ये अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस शिप था। इस शिप की लग्जरी तो उस जमाने के किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी। इस जहाज में ग्रैंड स्टेयरकेस, स्क्वैश कोर्ट्स, जिम्नेशियम, बार्बर शॉप, स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, स्टीम रूम, रीडिंग एंड राइटिंग रूम, कैफेस एंड रेस्टोरेंट्स, स्मोकिंग रूम और लाइब्रेरी थी। उस जमाने में शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी लगभग $7.5 मिलियन, जो अगर इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर चले तो आज के लगभग $250 मिलियन के बराबर होंगे। इस शिप की लग्जरी और साइज को देखकर पब्लिक में बहुत एक्साइटमेंट थी। इस शिप को इतना सेफ बताया जाता था कि व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। टाइटैनिक को अनसिंकेबल बताने के मेनली 2 कारण थे। पहला कि जहाज में डबल बॉटम हल था। हल शिप के मेन बॉडी को कहते हैं। डबल बॉटम का मतलब है कि यहाँ पर 2 लेयर लगी हुई हैं। अगर एक लेयर टूट भी जाए तो दूसरी लेयर से बचा जा सकता था। और दूसरा रीजन था कि इसके हल को 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है और इन 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर जाएं तो भी जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जहाज तैरता रहेगा। 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है और 31 मई 1911 को टाइटैनिक को लॉन्च कर दिया जाता है और 31 मार्च 1912 को इसका कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अर्ली अप्रैल 1912 में टाइटैनिक का सी ट्रायल हुआ जिसके बाद जहाज को समुद्र में चलने योग्य घोषित किया गया और इस तरह टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकलने को तैयार हो गई। जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, टाइटैनिक को सबसे पहले साउथहैम्पटन से चैरवॉर्थ जाना था, फिर वहां से क्वींसटाउन और फिर क्वींसटाउन से न्यूयॉर्क। तो कुछ इस प्रकार टाइटैनिक को अपनी पहली जर्नी शुरू करनी थी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकलती है। ये साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रही है यानी इंग्लैंड से अमेरिका।
शिप की कमांड संभाले हैं 62 साल के एक्सपीरियंस्ड कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। शिप में लगभग 885 क्रू मेंबर्स हैं और अगर पैसेंजर्स की बात की जाए तो शिप में टोटल पैसेंजर्स तो 1317 थे, लेकिन साउथहैम्पटन में शिप पर थोड़े कम पैसेंजर्स थे। बाकी पैसेंजर्स शिप की आगे की जर्नी में ज्वाइन करना थे। साउथहैम्पटन पर शिप में 920 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिसमें से 179 फर्स्ट क्लास, 247 सेकंड क्लास और 494 थर्ड क्लास पैसेंजर्स थे। पैसेंजर्स में कई अमीर और प्रोमिनेंट लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें से सबसे वेल्दीएस्ट सबसे अमीर पैसेंजर थे अमेरिकन मिलियनर जॉन जैकब और उनकी वाइफ। और लोग जो उस दिन टाइटैनिक में ट्रैवल कर रहे थे वो थे इंडस्ट्रियलिस्ट बेंजामिन, पेंटर फ्रांसिस, राइटर ग्रेसी, जर्नलिस्ट विलियम और ऐसे बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग उस दिन टाइटैनिक पर सफर कर रहे थे। इनके साथ साथ उस दिन टाइटैनिक पर व्हाइट स्टार लाइन कंपनी जिसने टाइटैनिक को बनाया था उसके मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ स्मिथ और टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज भी मौजूद थे। निर्धारित समय के अनुसार पहली यात्रा दोपहर में शुरू हुई। साउथहैम्पटन से निकलने के बाद टाइटैनिक फ्रेंच पोर्ट चेरबोर्ग के लिए रवाना हुई। ये 143 किलोमीटर लंबी जर्नी थी। टाइटैनिक के साउथहैम्पटन छोड़ने के 4 घंटे के बाद वह चेरबोर्ग पहुंच गई। यहाँ 274 एडिशनल पैसेंजर्स को सवार किया गया, जिसमें से 142 फर्स्ट क्लास के थे, 30 सेकंड क्लास और 102 थर्ड क्लास के पैसेंजर्स थे। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद रात करीब 8 बजे टाइटैनिक क्वींसटाउन के लिए रवाना हो गई। अगले दिन यानी 11 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे टाइटैनिक क्वींसटाउन पहुंच गई। यहाँ पर भी कुल मिलाकर 123 यात्री टाइटैनिक में सवार हुए, जिसमें से 3 फर्स्ट क्लास, 7 सेकंड क्लास और 113 थर्ड क्लास के पैसेंजर थे। दोपहर 1:30 बजे क्वींसटाउन को छोड़ने के बाद टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन से होते हुए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गई। 11 अप्रैल से नेक्स्ट डे तक टाइटैनिक ने 484 नॉटिकल माइल्स यानी 896 किलोमीटर की दूरी तय की। अगले दिन 961 किलोमीटर्स और टाइटैनिक ने वोयेज के फाइनल डे के दोपहर तक 1011 किलोमीटर की दूरी तय की और उसके बाद टाइटैनिक ने अपने डूबने के समय तक 478 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर किया। इस दौरान टाइटैनिक की एवरेज स्पीड लगभग 21 नॉट्स थी, जो लगभग 39 किलोमीटर पर आवर के बराबर होती है। अधिकांश यात्रा के दौरान टाइटैनिक को काफी आइस वार्निंग्स मिलती हैं, यानी जिस अटलांटिक ओशियन पर तैरकर टाइटैनिक न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रही है वहाँ पर आइसबर्ग हैं और जो खतरा है शिप के लिए। जब भी दोस्तों कोई शिप समंदर से गुजर कर जाता है तो वो आसपास की कुछ शिप से रेडियो के द्वारा कम्युनिकेट करता रहता है और टाइटैनिक को भी कुछ आसपास के शिप्स ने वायरलेस रेडियो के जरिए आइस वार्निंग्स दी थी। 14 अप्रैल को तो टाइटैनिक को 7 आइस वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और इनका क्रू इन आइस वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं और शिप की स्पीड को कम नहीं करते हैं। शिप अब भी लगभग 22 नॉट्स यानी लगभग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ती रहती है। जहाज के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है जिसे लुकआउट पॉइंट की तरह यूज किया जाता है। ये एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है जिसमें किसी को बिठाकर रखा जाता है जो नजर रखता है कि आगे शिप के रास्ते में कोई चीज तो नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। उस रात टाइटैनिक पर 2 लुकआउट्स थे, फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली। उस रात को मौसम बहुत ठंडा था, जिसकी वजह से लुकआउट्स को बहुत ठंड का सामना करना पड़ रहा था और उस रात चांद भी बाहर नहीं आया था, यानी वो मूनलेस नाइट थी, जिसकी वजह से रोशनी नहीं थी और हर जगह अंधेरा था और जिसकी वजह से आइसबर्ग देखने में और दिक्कत हो रही थी। 14 अप्रैल की रात 11:39 पर लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट एक बड़े से आइसबर्ग को देखता है। ये जल्दी से बेल बजाता है और ब्रिज पर पोल लगाकर कहता है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ गया है, आइसबर्ग राइट अहेड। ब्रिज पर फर्स्ट ऑफिसर विलियम ये सुनते हैं और ऑर्डर देते हैं कि शिप को मुड़ाया जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। ठीक 1 मिनट बाद यानी 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से जाकर टकरा जाता है। टाइटैनिक जिस आइसबर्ग से टकराता है उसकी लेंथ लगभग 400 फीट थी और हाइट करीब 100 फीट और इसका वजन लगभग 1.5 मिलियन टन एस्टिमेट किया जाता है। कॉलिजन के बाद कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट एंड्रूज तुरंत पहुंचे देखने के लिए कि टाइटैनिक को कितनी चोट पहुंची है। ये देखते हैं कि ग्लेशियर ने शिप को साइड से चोट पहुंचाई है, इसलिए जो डबल बॉटम हल था वो तो किसी काम का नहीं रहा और इसके 16 कंपार्टमेंट में से 5 से 6 कंपार्टमेंट्स पानी से भर गए। लिमिट केवल 4 कंपार्टमेंट की थी, यानी अब इस जहाज को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। जब शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज और कैप्टन स्मिथ ये सब देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये शिप तो अब डूब जाएगा। उन्हें तो ये शिप अनसिंकेबल लगता था, लेकिन अब इस जहाज को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। कोलिजन के थोड़ी देर बाद रात करीब 12 बजे लाइफ बोट्स लॉन्च के लिए रेडी होने लगते हैं। लाइफ बोट आपको बता दूं दोस्तों, ये एक छोटी नाव होती है जिसे जहाज पर आपदा की स्थिति में इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए लाया जाता है। उस रात शिप पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थीं, जिन पर करीब 1200 लोग ही आ सकते हैं,
लेकिन शिप पर करीब 2200 लोग मौजूद थे। बाद में महिला और बच्चों को पहले सवार होने का आदेश दिया जाता है। फिर रात करीब 12:15 पर कैप्टन स्मिथ रेडियो ऑपरेटर फिलिप्स को डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने का ऑर्डर देते हैं। दूसरी ओर शिप पर फ्लेयर्स और रॉकेट्स उड़ाए जाते हैं ताकि कोई आसपास शिप हो तो वो देखकर मदद करने आ जाए, लेकिन किसी भी शिप के द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर फिलिप्स लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजते हैं ताकि कोई शिप आसपास हो और उनकी मदद कर सके। फ्रैंकफर्ट टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल को रेस्पॉन्ड करने वाला सबसे पहला जहाजों में से एक था और ये टाइटैनिक से करीब 315 किलोमीटर दूर था। लगभग 12:20 पर आरएमएस कार्पेथिया, जो टाइटैनिक के काफी पास था, वो टाइटैनिक से डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव करता है। फिलिप जैसे ही बताते हैं कि हम आइसबर्ग से टकरा गए हैं तो तुरंत ही आरएमएस कार्पेथिया टाइटैनिक की ओर बढ़ता है इन्हें बचाने के लिए। लेकिन यह एक समस्या थी, ये टाइटैनिक के पास होते हुए भी करीब 107 किलोमीटर दूर था और अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चलता तो भी इसे लगभग 3 घंटे का समय लग जाता। उधर करीब 12:45 पर पहली लाइफ बोट उतारी जाती है। इस लाइफ बोट में केवल 28 लोग ही सवार होते हैं। हालांकि इस लाइफ बोट की कैपेसिटी लगभग 65 लोगों की थी। लाइफ बोट्स में कैपेसिटी से कम लोगों को बिठाने के कई कारण बताए जाते हैं, जैसे जिस दिन टाइटैनिक डूबी उसी दिन सुबह एक लाइफ बोट ड्रिल होनी थी, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया था। लाइफ बोट ड्रिल एक ट्रेनिंग और एक्सरसाइज जैसी होती है जो शिप के क्रू और पैसेंजर्स को दी जानी थी। दूसरा रीजन था कि शिप का क्रू भी पूरी तरह ट्रेन नहीं था लाइफ बोट्स को लोड और लोअर करने में। तीसरा रीजन था कि टाइटैनिक के ऑफिसर्स को ये वजन ज्यादा लग रहा था। उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये टेस्टेड हैं और इन लाइफ बोट्स की कितनी कैपेसिटी है। शुरू की लाइफ बोट्स को अपनी पूरी कैपेसिटी पर नहीं भरने का एक और कारण यह भी बताया जाता है कि टाइटैनिक के पैसेंजर्स को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि टाइटैनिक डूब जाएगा। उन्हें तो ये अनसिंकेबल लगता था, इसलिए वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे और टाइटैनिक को छोड़कर लाइफ बोट्स में नहीं बैठ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद टाइटैनिक से दूसरी लाइफ बोट उतारी जाती है। वहीं दूसरी ओर टाइटैनिक पर हालात बहुत खराब हो रही थी। पानी भरने से शिप के बो का हिस्सा पानी में डूब रहा था, जिसके कारण दूसरी साइड पानी से ऊपर उठने लग गई, जिसकी वजह से शिप में भगदड़ मच गई। थोड़ी देर में एक एक करके सारी लाइफ बोट्स उतर जाती हैं, जिससे करीब 700 लोग ही बच पाते हैं। वहीं दूसरी ओर टाइटैनिक का वो कंटिन्यूसली पानी में डूबता रहता है, जिसका कारण टाइटैनिक के पीछे का हिस्सा यानी स्टर्न समंदर से ऊपर उठने लगता है और इवेंचुअली करीब रात के 2:18 पर शिप 2 हिस्सों में टूट जाता है और वो पानी में डूब जाता है और 2 मिनट बाद यानी करीब 2:20 पर स्टर्न भी पानी में डूब जाता है। और इस तरह 2 साल से भी ज्यादा समय में बनने वाले टाइटैनिक को 3 घंटे भी नहीं लगे डूबने में। शिप पर बचे हुए पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स ठंडे पानी में डूब गए। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इतने ठंडे बर्फीले पानी में डूबने से कुछ ही मिनटों में सभी लोगों की कार्डियक अरेस्ट और कोल्ड इनकैपेसिटेशन से मौत हो गई। रात करीब 3:30 बजे आरएमएस कार्पेथिया टाइटैनिक के साइट पर पहुंचता है और लगभग 4:10 पर इसे सबसे पहली लाइफ बोट मिलती है और कार्पेथिया को सभी बचे हुए लोगों को पिक करने में कई घंटे लगे और इवेंचुअली सुबह करीब 8:50 पर ये करीब 705 टाइटैनिक सर्वाइवर्स को लेकर टाइटैनिक के डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क की ओर रवाना हो जाती है। कार्पेथिया को लगभग 3 दिन लगते हैं न्यूयॉर्क पहुंचने में और 18 अप्रैल सुबह करीब 9:30 बजे ये फाइनली न्यूयॉर्क पहुंच जाती है और पता चलता है कि कार्पेथिया सक्सेसफुली लगभग 705 सर्वाइवर्स को सेफली न्यूयॉर्क पहुंचा देती है। लेकिन इस इंसिडेंट में करीब 1500 लोगों की जान चली जाती है। टाइटैनिक के डिजास्टर के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, कई सारे सवाल उठाए गए, कई सारी इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज हुई, जिनमें कुछ बहुत चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। जिस रात दोस्तों टाइटैनिक का इंसिडेंट हुआ उस रात टाइटैनिक के पास एक और शिप था जिसका नाम था एसएस कैलिफोर्नियन और ये जहाज आरएमएस कार्पेथिया से भी ज्यादा नजदीक था। टाइटैनिक और कैलिफोर्नियन के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस तो नहीं पता चल सका है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। ये कहा जाता है कि उस रात कैलिफोर्नियन शिप ने टाइटैनिक को वार्निंग दी थी कि ध्यान से चलो, यहाँ पर आइस मौजूद हैं और यही वजह थी कि कैलिफोर्नियन शिप रात के लिए रुक गया था। आइसबर्ग के खतरे की वजह से वो आगे नहीं बढ़ता है और रात के लिए रुक जाता है। जब शिप रात के लिए रुकता है तो शिप के रेडियो ऑपरेटर रेडियो ऑफ कर देते हैं और यही वजह थी कि जो टाइटैनिक ने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे थे वो इस शिप तक नहीं पहुंचे। ये शिप टाइटैनिक के इतने पास था कि जब रात में टाइटैनिक ने डिस्ट्रेस रॉकेट्स छोड़े थे तो वे इन्हें दिखाई दिए थे, लेकिन इस शिप के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इन्होंने क्रू से कहा कि ये कोई इमरजेंसी की निशानी नहीं है, इसलिए अभी सो जाओ और कल सुबह देखेंगे। सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं तब इन्हें टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल मिलते हैं, लेकिन जब ये टाइटैनिक के पास जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तब तक आरएमएस कार्पेथिया सभी पैसेंजर्स को इकट्ठा कर चुकी होती है और न्यूयॉर्क निकलने के लिए तैयार हो चुकी होती है। इंक्वायरीज की बात की जाए तो यूएस और ब्रिटेन दोनों देशों में इंक्वायरीज होती हैं। दोनों देश की इंक्वायरीज लगभग सेम कंक्लूजन पर आती हैं। दोनों देश की इंक्वायरीज मेनली कैलिफोर्नियन शिप के कैप्टन लॉर्ड को गलत ठहराती हैं।
इस डिजास्टर में इनकी गलती बताती हैं, लेकिन इतने बड़े डिजास्टर के पीछे गलती तो नहीं हो सकती। टाइटैनिक डिजास्टर के पीछे कई सारी गलती हुई थी जिन्हें अगर नजरअंदाज नहीं किया जाता तो शायद टाइटैनिक न डूबता। जैसे कई सारी आइस वार्निंग्स मिलने के बावजूद टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं की गई। ऐसा कैप्टन स्मिथ ने क्यों किया, इसका कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है, लेकिन इसके पीछे कई थ्योरीज हैं, जिसमें सबसे फेमस थ्योरी यह कहती है कि व्हाइट स्टार लाइन जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था उसने कैप्टन स्मिथ पर लगातार प्रेशर बनाए रखा कि शिप की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। शिप को अपनी पहली जर्नी समय से पहले पूरी करनी थी ताकि वो दुनिया को बता सके कि टाइटैनिक न केवल सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज है बल्कि बहुत तेज जहाज भी है। दूसरी गलती थी कि टाइटैनिक पर सफिशिएंट लाइफ बोट्स नहीं थी। टाइटैनिक का डिजाइन तो इस तरह का था कि उसमें सफिशिएंट लाइफ बोट्स आ सकती थी, लेकिन उस जर्नी पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही गई थी। इसके पीछे भी कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार शिप के ओनर ने सोचा कि ज्यादा लाइफ बोट्स टाइटैनिक के डेक को क्लटर यानी अव्यवस्थित कर देंगी और फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स के व्यू को ऑब्स्क्योर करेंगी, और इस शिप को तो अनसिंकेबल माना जा रहा था। तो कुछ यही कारण थे जिसके वजह से टाइटैनिक पर कम लाइफ बोट्स थी। एक और बड़ा रीजन था, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि जिस दिन ये डिजास्टर हुआ था उस दिन एक लाइफ बोट ड्रिल होनी थी, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया था। टाइटैनिक के रैकेज को ढूंढने में भी काफी समय लगा। 70 साल से भी ज्यादा समय के बाद सितंबर 1985 में फ्रेंच ओशियनोग्राफर लुइस माइकल और अमेरिकन ओशियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलर्ड ने टाइटैनिक की रैकेज ढूंढी। रैकेज ओशियन के अंदर 3800 मीटर नीचे मिली। रैकेज दो अलग अलग टुकड़ों में मिली और दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी टाइटैनिक शिप की। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।